नमस्कार। आज हम वैधता की संकल्पना का अध्ययन करेंगे। वैधता वास्तव में शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है और शक्ति को लोगों की सहमति मिल जाए या शक्ति को वैधता का सहारा मिल जाए तो उसमें स्थायित्व आ जाता है। यदि उसकी वैधता नष्ट हो जाए यानी लोगों की सहमति समाप्त हो जाए तो वो निराधार हो जाती है और ज़्यादा दिन तक शक्ति टिक नहीं पाती है। कोई भी शासक केवल शक्ति या बल के आधार पर धरती पर शासन कर सकता है, परंतु वैधता के सहारे वह लोगों के मन में या हृदय में शासन करता है। दूसरे शब्दों में, वैधता ऐसा तत्व है जो पाश्विक शक्ति को मान्य सत्ता के रूप में ढाल देता है और फिर लोग उसके आगे स्वेच्छा से सिर झुकाते हैं। जो शासक लोगों के दिल को नहीं जीत सकता, उसके आदेश जल्दी ही अपना प्रभाव खो देते हैं। यही कारण है कि अधिकांश जो निरंकुश व्यवस्थाएं होती हैं या सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं होती हैं, वो भी अपने शासन को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराने का प्रयत्न करते हैं और उसके लिए चाहे वह झूठे प्रचार का ही सहारा क्यों न लेते हो। विभिन्न विचारकों ने अपने अपने तरीके से वैधता की जो अवधारणा है उसको विवेचित किया है और वैधता का ये विचार प्राचीन समय से ही प्रचलित है। प्लेटो ने न्याय की भावना के आधार पर दार्शनिक शासक की अवधारणा के अंतर्गत वैधता को विवेचित किया, तो अरस्तु ने कानून के शासन के आधार पर, एक्विनास ने बौद्धिक एवं धार्मिक धर्मशास्त्रीय आधार पर लोक कल्याण को सर्वोपरि माना। मार्सिलियो पेडुआ ने धर्मशास्त्रीय तर्कों को के स्थान पर कानूनी आधार को स्वीकार किया। इसी प्रकार मैकियावेली ने राज्य की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए जनता की सुरक्षा को वैधता का आधार माना। हॉब्स लॉक रूसो ने अपने अपने तरीके से वैधता के विचार को विवेचित किया और हॉब्स ने शासक और शासितों के मध्य समझौते के औचित्य को व्यक्ति के जीवन का आधार बनाया, यानी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसी तरह लॉक ने प्राकृतिक अधिकार विधि के शासन को मान्यता दी। रूसो की सामान्य इच्छा वैधता के विकास के अंतर्गत मील का पत्थर मानी जाती है। हीगल ने शाश्वत चेतना को, टी.एच. ग्रीन ने नैतिक चेतना को और टी.एच. ग्रीन ने साथ ही ये कहा कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। कहने का तात्पर्य है कि सभी विचारकों ने अपने अपने तरीके से अपने समय के अंतर्गत वैधता के इस विचार को विवेचित किया और इन सभी विचारों का सार यही है कि शासक एवं शासितों के बीच पाई जाने वाली सहमति ही राजसत्ता या शासन सत्ता के अस्तित्व एवं प्रयोग को उचितता प्रदान करती है या वैधता प्रदान करती है। किसी नियम या कानून की वैधता उसकी सामाजिक स्वीकृति का संकेत देती है और किसी संस्था या शासन प्रणाली की वैधता तभी सिद्ध होती है जब लोग उसे मन से स्वीकार करते हैं। एस.एम. लिपसेट, जे.एच. स्कॉट और मार्टिन लिपसेट का भी ये मानना है कि वैधता लोगों के मन में यह विश्वास पैदा करती है या उस विश्वास को बनाए रखती है जिसके अंतर्गत उनको ये विश्वास रहता है कि राजनीतिक संस्थाएं जो हैं उपयुक्त हैं, नैतिक हैं, सर्वोत्तम हैं और उनके लिए कल्याणकारी हैं। इसलिए वो उन सब संस्थाओं में विश्वास रखते हुए उन्हें अपनी सहमति प्रदान करते हैं। वैधता की विशेषताएं। वैधता विशाल जनसमूह की सहमति पर आधारित होती है। यह शक्ति को सत्ता के रूप में परिवर्तित करने वाली अवधारणा या माध्यम है। वैधता लोगों के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित संकल्पना है। वैधता को संभव बनाने के लिए राजनीतिक शक्ति का आधार सार्वजनिक कल्याण होना चाहिए। साथ ही ग्रीन के अनुसार जैसा कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार होना चाहिए। तो वैधता की ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। कभी कभी लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में अंतर करने के लिए तर्क दिया जाता है कि लोकतंत्र का प्रधान लक्षण वैधता है, जबकि अधिनायक तंत्र मुख्यतः शक्ति या बल प्रयोग के सहारे टिका होता है। यह सच है कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए
उसे नागरिकों के बहुमत का समर्थन अवश्य प्राप्त होना चाहिए। परंतु अधिनायक तंत्र में भी वैधता के महत्व को स्वीकार किया जाता है और बड़े बड़े अधिनायक भी लोगों के रीति रिवाज और मान्यताओं का आदर करने को तत्पर होते हैं। कई सर्वाधिकारवादी प्रणालियों में शासन की वैधता को चुनौती देने वालों को कुचल भी दिया जाता है। जैसे साम्यवादी चीन के अंतर्गत 1989 में जब लोकतंत्र की मांग की गई तो छात्रों को गोलियों से भून दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ 1985 में सोवियत संघ में वहाँ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त यानी वहाँ पर विचारों के खुलेपन को और आर्थिक खुलेपन को जब नीतियों को वहाँ पर लागू किया गया, वहाँ उन नीतियों की शुरुआत की गई, तो उन नीतियों की वजह से वहाँ पर शासन को बदलने का रास्ता खुल गया और उन्होंने वहाँ उस व्यवस्था को ही बदल दिया। वैसे सोवियत संघ के विघटन का कारण वहाँ पर सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था की विफलता भी थी। तो इस प्रकार विभिन्न शासकों के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के कार्य इस प्रकार वैधता के लिए चुनौती भी होते हैं, तो वैधता को स्थापित करने का माध्यम भी बनते हैं। अब हम देखेंगे वैधता के स्रोत क्या हैं। वैधता के स्रोत हैं प्राचीन परंपराएं, रीति रिवाज आदि। दूसरा संविधान, तीसरा कानून, चौथा चमत्कार या करिश्मा और पांचवा विचारधाराएं। वैधता के प्रकार, ये वैधता विचारधारात्मक हो सकती है, संरचनात्मक हो सकती है या व्यक्तिक औचित्यपूर्णता पर आधारित हो सकती है। अब हम देखते हैं कि वैधता के लिए संकट क्यों पैदा होता है या लोगों की सहमति और विश्वास क्यों बदलने लगता है। उसके तीन चार प्रमुख कारण हैं। पहला है जब नए विचारों या मूल्यों का उदय होता है या पुराने विचारों का महत्व या मूल्यों का जो सार्थकता है वो घटने लगती है। या दूसरा पॉइंट है नई राज्य व्यवस्थाओं की वैधता स्थापित होने लगती है या किसी राज्य व्यवस्था की प्रभावशीलता में लगातार कमी आने लगती है, लोगों का विश्वास उससे हटने लगता है। वैधता को स्थिर रखने के उपाय कि लोगों की सहमति को किस प्रकार बनाए रखा जाए, तो उसके अंतर्गत सबसे पहले कि नए विचारों एवं परंपराओं में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। दूसरा, संवैधानिक व्यवस्था का निष्ठापूर्वक लोग पालन करें, इसकी व्यवस्था हो। राज्य व्यवस्था को उपयोगी बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में वैधता को बनाए रखने के लिए समय समय पर स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होते रहने चाहिए। जनमत पर सत्ता के नियंत्रण में कमी रहनी चाहिए। सत्ता जनमत पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण या निरंकुशता कायम ना करे। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सैनिक सत्ता राजनीतिक सत्ता के अधीन होनी चाहिए। कुछ विचारकों ने वैधता की विकृति की समस्या है कि वैधता को खतरा क्यों उत्पन्न होता है, क्यों उसमें संकट आते हैं, उसके बारे में बताने का प्रयास किया है, जिसमें फ्रांसीसी विचारक अलेक्सी दी ताकविल का ये मानना है कि लोकतंत्र का जैसे जैसे विस्तार हुआ तो समानता के विचार को उतनी ही मान्यता मिलती गई और समानता के विचार की वैधता ने स्वतंत्रता को क्षति पहुंचाई। इसके साथ ही लोकतंत्र बहुमत का शासन भी स्थापित करता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुमत की तानाशाही का भी रूप धारण कर लेता है, तो ये वैधता को चुनौती देते हैं, वैधता के लिए संकट उत्पन्न करते हैं। इसी तरह जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी ये माना कि लोकतंत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता के हनन के प्रति उन्होंने सावधान किया और उन्होंने भी ये माना कि समानता की बढ़ती हुई वैधता लोकतंत्र को खतरा पैदा करती है। मिल ने तर्क दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल तभी जरूरी नहीं जब सरकार भ्रष्ट हो या अत्याचारी हो या अकल्याणकारी हो, बल्कि जब लोकमत पर आधारित ईमानदार सरकार सत्ता संभाले तब भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही जरूरी है। क्योंकि मिल का ये मानना था कि प्रजातंत्र या विकास के लिए नए नए प्रयोग करने की मानवीय प्रवृत्ति जो होती है वो प्रगति या विकास के लिए आवश्यक होती है। इसी तरह नव मार्क्सवादियों विशेषकर
एंटोनियो ग्राम्शी ने यह माना कि आधुनिक पूंजीवाद की वैधता को समाजवादी क्रांति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा के रूप में उन्होंने उसको चित्रित किया। ग्राम्शी ने कहा कि पूंजीवादी समाज की संस्कृति में जो प्रभुत्व स्थापित करने की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत जो संरचनाएं काम करती हैं, वो पूंजीवादी समाज के नियमों को वैधता प्रदान करती हैं, ताकि उनमें निहित अन्याय भी न्याय ही प्रतीत हो। तो इस प्रकार विभिन्न विचारकों ने ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत, संरचनाओं के अंतर्गत उस वैधता के अंतर्गत विकृति होने पर भी उसको बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, या किन कारणों से उस वैधता को चुनौती मिलती है। तो इस प्रकार हमने आज वैधता की संकल्पना का अध्ययन किया, और वैधता पूरी तरह से लोगों की सहमति पर आधारित होती है, और शक्ति को जब वैधता मिल जाती है, या शक्ति को जब लोगों की स्वीकृति मिल जाती है, तो वो वैधता का रूप धारण कर लेती है। धन्यवाद।